नमस्कार, मैं किशोर ओझा नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 को हमारे सामाजिक विषय का एग्जाम होना है तो उसी बारे में हम आज अध्याय 13 को लेकर परिवहन व संचार को लेकर बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि ये अध्याय जो है वो 3 अंक का है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस पार्ट से हम कुछ सेलेक्टेड आज क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं एक एक करके 4-5 क्वेश्चन जिसमें आपको अभी हल करवाऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि बोर्ड में हम ये 3 अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि ये पार्ट है परिवहन व संचार, तो अक्सर इसमें प्राय ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में परिवहन पर पूछा जाता है कि परिवहन क्या है और परिवहन साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, या इसके वर्गीकरण के प्रारूप को कई बार 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम परिवहन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि परिवहन क्या है, इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछा, इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। एक नंबर में कई बार खाली परिभाषा या खाली वर्गीकरण को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि परिवहन क्या है, परिवहन का मतलब क्या है, परिवहन में किन साधन। तो परिवहन जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी जो है वो सुविधा होती है। इसके अंतर्गत हम उन साधनों को लेते हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं। तो जब एग्जाम में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि परिवहन क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, इसकी परिभाषा बतानी है कि परिवहन का मतलब या परिवहन से आशय उन साधनों से है जिनके द्वारा वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। क्या लिखोगे कि परिवहन से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके द्वारा वस्तुओं व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाता है। ये इतनी परिभाषा आपको इसमें, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको केवल परिभाषा पूछ सकता है, और अगर क्वेश्चन 2 अंक का पूछता है वो आपसे तो 1 नंबर परिभाषा का और दूसरा जो अंक है वो आपको वर्गीकरण के लिए मिलेगा। तो वर्गीकरण में आपको क्या बताना, परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसको प्रारूप बनाकर वर्गीकरण को समझा सकते हैं कि मुख्यतः परिवहन को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? आप ऐसा एक प्रारूप बना सकते हैं उसका। नंबर 1 स्थल, नंबर 2 जल परिवहन और नंबर 3 वायु परिवहन। फिर स्थल परिवहन में भी आप भेद बताएंगे कि अब स्थल को भी 3 भागों में बांटा गया है, तो आप उसके प्रारूप में ही नीचे ऐसे लिख देंगे। नंबर 1 सड़क परिवहन, दूसरा जो है वो रेल परिवहन और तीसरा हो जाएगा पाइपलाइन। फिर जल परिवहन है, इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं या प्रारूप बनाकर। नंबर 1 जो है वो है आंतरिक और दूसरा है समुद्री। इसी तरह वायु परिवहन है, तो वायु परिवहन को भी आप 2 भागों में विभेद करेंगे। नंबर 1 घरेलू वायु और दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ आप और भेद करना चाहें तो घरेलू को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सार्वजनिक और दूसरा जो है वो निजी। तो ऐसे आप अगर आप प्रारूप बनाते हैं वहां, तो आपको ये 2 अंक जो है वो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन देख लें एक बार फिर आप, परिवहन क्या है, परिवहन के या इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको परिवहन की डेफिनेशन देनी है पहले कि परिवहन से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके द्वारा वस्तुओं व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते और ले जाते हैं। यानी आप इससे पहले भूमिका भी बना सकते हैं कि परिवहन जो है वो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है,
उपयोगी होता है, मतलब ये आधारभूत संरचनाओं में आता है। तो आप इस डेफिनेशन के द्वारा और फिर उसके वर्गीकरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं और 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 2 अंक के और 1 अंक के आते हैं। 3 अंक का चैप्टर है ये, तो कुछ खास प्रश्न जो मैं इसमें एक एक करके आपको अभी यहाँ कराऊंगा वो आप देखते जाएं और ध्यानपूर्वक सुने तो आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो भी परिवहन से ही संबंधित है। तो परिवहन में अभी हमने विभेद देखे, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन है। तो सड़क परिवहन को लेकर भी बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल इंपॉर्टेंट भी है, इस साल पूरा चांस है उसके पूछने का। क्या क्वेश्चन आएगा कि सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन की तुलना में महत्वपूर्ण क्यों है। अब इसके लिए वो आपको 2 बिंदु या अधिकतम 4 बिंदु पूछ सकता है, क्योंकि 2 अंक का है। अगर 2 बिंदु पूछता है तो 1-1 अंक मिलेंगे और अगर 4 बिंदु पूछता है तो आपको पर बिंदु पर जो है वो आधा अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में, रेल परिवहन की तुलना में महत्वपूर्ण क्यों है या अधिक उपयोगी क्यों है। कई बार ऐसा भी पूछे और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सड़क परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है। तो कैसे भी पूछे आपको सड़क परिवहन के महत्व को लेकर अगर बात की जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैं अभी बता रहा हूं आंसर। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो निम्न कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। निम्न कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट आप ऐसे लिखें, उसके बाद एक एक बुलेट चिन्ह करते हुए या आप रोमन संख्या में अंक डालते हुए प्रत्येक बिंदु पर स्पेस छोड़कर जो है वो आप पॉइंट यहाँ बताएंगे। नंबर 1 पहला कि सड़क परिवहन जो है वो किसी भी प्रकार के भू क्षेत्र पर, चाहे वो पहाड़ी हैं, ढाल वाले हैं, अधिक ऊंचे स्थान है, वहां पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। कि सड़क परिवहन किसी भी प्रकार के भू क्षेत्र पर जो है बनाई जा सकते हैं। नंबर 2 जो है, दूसरा कारण जो है इसका कि सड़क परिवहन जो है वो कम दूरी, कम व्यक्तियों व कम वस्तुओं की दृष्टि से उपयोगी है। यानी आपको यदि कम दूरी तय करनी है, कम व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना है या कम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए अन्य परिवहन की तुलना में या रेल परिवहन की तुलना में जो है वो सड़क परिवहन जो है वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है। नंबर 3 सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा, रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सस्ता होता है, अधिक सस्ता होता है, ये भी आप बता सकते हैं। और नंबर 4 जो है, चौथा बिंदु जो है वो आप इसमें बता सकते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो अन्य सभी परिवहनों, क्या लिखेंगे, सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहनों, जैसे मान लो रेल परिवहन है, वायु परिवहन है या जल परिवहन है, तो उनके वहां तक मतलब जाने वाले जो मार्ग है उन मार्गों को जोड़ने में ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहनों तक जाने के लिए कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी आपको किसी भी परिवहन मार्ग तक पहुंचना है, वायु पतन तक पहुंचना है या जल पतन जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, तो वहां तक जितने भी मार्ग आप जाएंगे वो सब किस परिवहन के माध्यम से जाएंगे, सड़क परिवहन के माध्यम। इसके अलावा कुछ और भी बिंदु है, जैसे सड़क परिवहन घर घर सुविधाएं उपलब्ध कराता है
और भी ऐसे कई पॉइंट्स है जो लिखे हैं, लेकिन आपको वहाँ अधिकतम जो है वो 4 बिंदु ही पूछेंगे और उन 4 बिंदुओं में आप एक एक करके अगर इसका वर्णन करते हैं तो दोनों जो है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देख लें एक बार फिर। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? कोई 4 बिंदु बताइए या कोई 2 तर्क दीजिए या कोई 2 कारण बताइए, ऐसे पूछेगा और आपको एक एक करके ये चारों सभी पॉइंट जो है बताने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से माध्यम लेते हैं, वो 1 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया है और 2 अंक के साथ भी वो पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। एक बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 ईयर आया हुआ भी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है, जिसमें खाली ऐसे ही पूछा जाएगा कि इन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के द्वारा भारत के किन महानगरों को जोड़ा गया है, इतना ही पूछेगा कि कौन कौन से महानगर जो है इसमें जोड़े गए हैं। और या टिप्पणी के रूप में पूछ ले 2 नंबर में, तो आपको अधिकतम 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो उसमें आप बताओ कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है क्या लिखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या महाराजमार्ग योजना के द्वारा भारत के 4 प्रमुख नगरों कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ा गया। फर्स्ट बात तो ये बताएंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना के द्वारा भारत के 4 प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। कई बार ये मानचित्र में भी पूछा गया है। मानचित्र में जब आपसे पूछेंगे ये तो सीधा ये ऐसे ही लिखेगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है उनको मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको इन चारों स्थानों को एक दूसरे से मिलान करना है। जैसे मान लो यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली से आप मुंबई से आप पीछे चेन्नई और यहाँ कोलकाता है तो आप यहाँ कोलकाता है, ऐसे 4 मतलब समचतुर्भुज के आकार में ये 4 पॉइंट ऐसे आपके मानचित्र में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और बात लिखनी है आपको कि इस योजना के अंतर्गत ही 2 गलियारे कॉरिडोर जो है 2 गलियारे प्रस्तावित हैं या बनाए गए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ है कन्याकुमारी? तमिलनाडु, ध्यान रखना, कन्याकुमारी तक। और दूसरा जो है वो है पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूर्व पश्चिम गलियारा। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पूर्व पहले लेते हैं तो पूर्व वाला नाम पहले आएगा, पश्चिम अगर पहले लिख रहे हैं पश्चिम पूर्व तो पश्चिम वाला जो है पहले नाम लिखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो अब पूर्व आपने पहले लिखा है तो वहां लिखना है आपको सिलचर, जो सिलचर कहां पर है? असम। सिलचर से पोरबंदर तक। पोरबंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है मानचित्र की दृष्टि से, बहुत बार मानचित्र में पूछा गया है। गुजरात में भरना है, गांधी जी का जन्म स्थल भी है। 2 अक्टूबर 1869 गांधीवाड़ा में भी हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी। तो जो दूसरा जो है वो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिलचर यानी असम से पोरबंदर गुजरात तक है। ये इतना इसके अंदर का कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्ग भारत के 4 प्रमुख नगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। और इस योजना के अंतर्गत 2 गलियारे भी प्रस्तावित हैं, एक उत्तर पश्चिम गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और दूसरा जो है वो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर से पोरबंदर यानी गुजरात तक है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर वाले में कई बार मानचित्र में भी इसी पार्ट में से क्वेश्चन बताया जाता है। सुमेलित करने में भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो में किए थे। अब हम नेक्स्ट इसके आगे के कुछ खास क्वेश्चन है इस पार्ट के, जिनको अगर हम त्याग करते हैं तो 2 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम कर चुके हैं परिवहन क्या है, परिवहन के वर्गीकरण को समझाइए,
दूसरा हमने किया था सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी रेल परिवहन की तुलना में वो अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, और स्वर्णिम चतुर्थ राजमार्ग क्या है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर में, यूनिगेज प्रोजेक्ट क्या है। पार्ट में भी दिया है यूनिगेज प्रोजेक्ट क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको इसमें बताना कि यूनिगेज प्रोजेक्ट जो है क्या लिखना आंसर है कि यूनिगेज प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा 1992 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया। बस इतना सा लिखना, एक यूनिगेज प्रोजेक्ट जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा, यानी भारतीय रेलवे के परिवहन समय को कम करने के लिए और उसके भार को कम करने के लिए जो है वो 1992 में भारत रेलवे सरकार द्वारा जो है वो ये प्रोजेक्ट एक कार्यक्रम चलाया गया था। और इस कार्यक्रम में जितनी भी छोटी लाइनें, हमने देखा कि भारतीय रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन और छोटी लाइन में जो लाइनें बिछी हुई है, तो उन सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिए चलाया गया ये प्रोग्राम था। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंक में 40 शब्दों वाले में बहुत बार पूछा गया है, सड़क परिवहन से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना क्या है। ये पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया आपके पुस्तक, एडिशनल में नहीं है, पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना क्या है। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार आप रीड करते हैं तो आसानी से ये याद हो सकता है, 2 अंक आपको मिल जाएंगे अगर आता है। चांस है इसका भी आने का, क्योंकि लास्ट 2 ईयर पूछा गया नहीं है। तो इसमें आपको बताना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। मतलब इसका प्रमुख जो लक्ष्य है वो क्या था, गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने की योजना है। इसकी शुरुआत जो है वो आपको डेट याद रखनी है, 25 दिसंबर। कई बार 1 नंबर में इतना ही पूछा जाता है, 25 दिसंबर 2000 की। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको खाली इस डेट से ही पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो आप ये डेट याद रख सकते हैं। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत बार केवल इसकी डेट को लेकर ही पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो होगा ना 25 दिसंबर 2000। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो निम्न कार्य तय किए गए। नेक्स्ट आप बताओगे कि इस योजना में निम्न कार्य जो है वो निर्धारित किए गए। नंबर 1 पहला, जनगणना 1991 के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले, 1000 से, ठीक है ध्यान रखना, 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को
2003 तक सड़क मार्गों से जोड़ना। नंबर 2, सेम इसी जनगणना में कि 500 से 1000 तक की आबादी वाले गांवों को 2007 तक, 1000 वाले 2003 है और उससे कम यानी 500 से 1000 आबादी वाले गांवों को 2007 तक जो है वो सड़क मार्गों से जोड़ना। और नेक्स्ट जो है 3 नंबर इसमें आप बताएंगे, जनजातीय आबादी वाले, जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले, 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ना। कुल मिलाकर इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो है कि लगभग सभी गांवों को जो है वो सड़क मार्गों से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप इसमें बताओगे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन जो है, सबसे सस्ता जल परिवहन कौन सा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जल परिवहन है। लास्ट 2 ईयर ये भी आया हुआ है कि सबसे तीव्र गति का परिवहन कौन सा है, वायु परिवहन, ये भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे क्वेश्चन की वो है सीमांत सड़कों। सीमांत सड़कें क्या या किसे कहते हैं, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। कोई 2 बिंदु पूछेगा इस पर ही। सीमांत, तो सीमांत सड़कें क्या है आपको बतानी है इसमें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य दृष्टि से सुरक्षा के लिए बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती, सीमावर्ती सड़कें कहलाती। भारत में ये अपने जो है वो ज्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बने, उत्तर व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बनाई गई है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। तो इसमें भी वो आपसे 2 या 4 बिंदु पूछ सकता है, तो मिनिमम आप जो है वो 2 बिंदु तो कम से कम याद रखें, निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। नंबर 1, पहली जो इसकी परिभाषा में मैंने बताया था किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, ये सैनिक दृष्टि से। तो पहला बिंदु आपको ये लिखना है कि सीमांत सड़कें जो है वो सैन्य कार्यों में सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है। नंबर 2 इसका क्या उपयोग है कि ये सड़कें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगरों से जोड़ती है। नंबर 3 जो है इसका उपयोग पर लिख रहा हूं, ये सड़कें
सेना को रसद व आयुध सामग्री, यानी युद्ध की जो गोला बारूद है, अभी देखा है आपने कुछ रोज पहले ही गलवान घाटी में जो है चीन और भारतीय सैनिकों में मुठभेड़ हुई थी, वो इन्हीं कारणों से हुई थी, क्योंकि वो सड़क मार्ग जो है वो सीमावर्ती सड़क मार्ग है और दोनों देशों के लिए जो है वो सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। तो इस मार्ग द्वारा आपने अखबार में पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा कि वहाँ के जो स्थायी लोग भी हैं वो इन मार्गों के द्वारा सेना को रसद वायुद्ध, कारगिल युद्ध 1999 में भी वो इन मार्गों द्वारा हमारी भारतीय सेना को जो है वो रसद और आयुध सामग्री पहुंचा चुके हैं। तो ये जो सड़कें होती हैं वो सेना के लिए रसद व आयुध सामग्री, रसद व आयुध सामग्री पहुंचाने में उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। और नंबर 4 जो है वो आप बताओगे कि ये सड़कें एक देश की दूसरे देश की परिवहन, सड़क परिवहन, एक देश की दूसरे देश के सड़क परिवहन को जोड़ने में उपयोगी होती है। उपयोगी, ये 4 बिंदु आप इसमें रखें। नंबर 1, सीमांत सड़कें जो है वो सैन्य कार्य में सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयोगी होती हैं। ये सड़कें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगरों से जोड़ती हैं। इनके द्वारा रसद वायु की सामग्री जो है वो सेना को पहुंचाई जाती है और ये एक राष्ट्र व दूसरे राष्ट्र यानी एक देश से दूसरे देश की सड़क परिवहन को जोड़ने में कड़ी के रूप में या उपयोगी रूप में जो है उपयोगी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो एक अंतिम क्वेश्चन और हम बात करेंगे इस पर, और उसके बाद 2 सुमेलित क्वेश्चन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि राजस्थान रोड विजन 2025, एक क्वेश्चन आता है इसमें, राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है या इसके प्रमुख बिंदु क्या है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि राजस्थान रोड, सड़क रोड मार्ग का है ये, कि राजस्थान रोड विजन 2025 जो है वो राजस्थान के सड़क मार्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में निम्न उद्देश्य या निम्न कार्य जो है वो निर्धारित किए गए। नंबर 1 पहला, इसमें भी सेम वही 4 बिंदु आपसे पूछ सकते हैं। 4 अधिकतम आपको बताने पड़ेंगे, 2 अंक का है तो आप 4 बिंदु तो मिनिमम बताएं। जब तक वो आपसे कहे नहीं कि 2 या 4 बताने, तो 4 आप बता सकते हैं ताकि 40 अंक भी पूरे हो जाए आपके और 2 अंक भी हमें आसानी से मिल जाए। तो नंबर 1 इसमें बताना आपको कि इसके अंतर्गत सड़क निर्माण के साथ साथ उसके रख रखाव पर जोर दिया गया, उसके रख रखाव पर जोर दिया गया, पहला। नंबर 2 इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत निर्माण सामग्री में गुणवत्ता वाली यानी बढ़िया क्वालिटी की सामग्री,
गुणवत्ता वाली सामग्री पर जोर दिया गया। अक्सर देखा जाता है ना कि सड़क आज निर्माण हुई है, कल पानी के साथ बह गई या गायब हो गई। ठेका प्रणाली में तो अक्सर ये देखा जाता है कि आज सड़क बनी है, कल गायब गई। तो इसलिए सरकार ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत विशेष रूप से, यही कारण है कि इस प्रोग्राम के बाद राजस्थान जो है वो सड़क मार्ग की दृष्टि से रोल मॉडल के रूप में, मॉडल स्टेट के रूप में जो है विकसित हुआ है। तो इसलिए इस बात को भी इसमें विशेष रूप से उल्लेख करना है कि इसके अंतर्गत जो है इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या थी कि इसमें सड़क निर्माण में रखरखाव के साथ साथ जो सड़क निर्माण में उपयोगी सामग्री है, उस सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उच्च क्वालिटी की जो सामग्री है वो इसके अंदर उपयोग में ली जाने लगी। नंबर 3 इसमें आपको बताना है कि इस योजना के अंतर्गत जो है वो 2015 तक, आगे की नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या है 2015 तक सभी गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने पर बल दिया गया। जोड़ने पर बल दिया गया। ठीक है, सड़क मार्गों से जोड़ने पर बल दिया गया। 2015 तक सभी गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने पर बल दिया गया। उसके बाद नंबर जो 4 है वो ये है कि इस सड़क मार्गों को जोड़ने के बाद, यानी सभी गांव जब सड़क मार्गों से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद जो है उन सभी गांवों को या इन सभी सड़क मार्गों को एक्सप्रेस वे मार्गों से, एक्सप्रेस वे से जोड़ने पर बल दिया गया। जोड़ने पर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये 4 है। इसके अलावा 2 बिंदु और हैं, अगर वो आपको सरल लगे तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा बिंदु जो है उसके बाद जो 5वां बात करें, यदि आप 5वां इसमें उल्लेख करते हैं तो वही है कि इसके अंतर्गत जो है फर्स्ट क्लास 2 बिंदु है। इसके अंतर्गत सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों, खनन स्थलों व उद्योग क्षेत्रों को जोड़ने पर बल दिया गया। जोड़ने पर बल दिया गया। और लास्ट नंबर 6, इनमें से कोई भी आप 4 बता सकते हैं। छठा ये है कि इस योजना के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने व उद्योग क्षेत्र को विकसित करने पर बल दिया गया। मतलब उनको सड़क मार्गों से जोड़कर उनका ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इन 6 में से आप कोई भी 4 बिंदु, वहां आपसे 2 पूछे, 4 पूछे, आप जिक्र कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है, या इसके माध्यम से किन कार्यों पर जोर दिया गया, या आपसे पूछते कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य जो ये था कि राजस्थान के सड़क मार्गों को और अधिक विकसित करके अच्छे ढंग से जो है वो बढ़ाए जाए, ताकि उनके इन औद्योगिक क्षेत्रों को, खनन क्षेत्रों को, पर्यटन स्थलों को मजबूत किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लास्ट हम बात कर रहे हैं सुमेलित करने की क्वेश्चन की। तो ये पार्ट मैंने जैसा कि आपको बताया था आपके मानचित्र की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत बार मानचित्र के लिए या सुमेलित करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें बंदरगाह और प्रमुख हवाई तत्वों के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ सुमेलित के 2 आपके बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए हम एक तरफ तो बंदरगाह, कई बार बंदरगाह की परिभाषा भी पूछी जाती है इसमें, और दूसरा है संबंधित राज्य। तो कौन कौन से बंदरगाह है इसमें? नंबर 1 पहले कांडला। मान लो मानचित्र में भी आता है तो आपको ध्यान रखना है कांडला कहाँ भरना है, गुजरात।
ठीक है। नंबर 2 मुंबई, कहाँ भरना है? महाराष्ट्र। सुमेलित में भी है तो महाराष्ट्र के मिलान करना है। नंबर 3 जो है वो है मार्मागांव, कहाँ पर है? गोवा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 न्यू मैंगलोर, भारत का लोएस्ट का निर्यातक बंदरगाह ही न्यू मैंगलोर। कहाँ दिखाओगे आप इसको? कर्नाटक, यानी भारत के मानचित्र में ऐसे जब हम बात करें तो यहाँ कांडला, ये मुंबई, यहाँ एक छोटा सा गोवा है, तो गोवा के इस निचले पॉइंट पर यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मानचित्र में जितने भी बंदरगाह पूछे जाते हैं तो ये सारे बंदरगाह इस तक की रेखा पर ही आपको अंकित करने हैं। ये जो रेखा है भारत के नीचे की, जो मानचित्र की कटिंग है, तो इस रेखा के ऊपर ही, जैसे कांडला आ जाए तो आपको यहाँ अंकित करना है, मुंबई आ गए तो यहाँ अंकित करना है, और मार्मागांव जो कि इसके नाम में ही पड़ा है गोवा, तो वो गोवा के इस निचले पॉइंट पर अंकित करना है। और उसी के जस्ट नीचे जब आप ऐसे बात करेंगे हम यहाँ ऐसे और यूं केरल से, तो यहाँ ऊपर कर्नाटक के इस अंतरिम छोर पर जो है वो आपको न्यू मैंगलोर अंकित करना है। उसके बाद 5वां जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि कहाँ करना है आपको? केरल, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 एक और इसमें पूछा जाता है तुत्तीकोरिन, और इसी का एक और यहीं का चेन्नई। ये दोनों ही कहाँ करने हैं आपको? तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ भरोगे? आंध्र प्रदेश। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पारादीप। पारादीप आपको कहाँ भरना है? उड़ीसा, मिलान में भी आता है तो उड़ीसा दिखाना है। उसके बाद 2 और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो है हल्दिया और दूसरा है कोलकाता। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल के हैं। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। हल्दिया भारत का 1 नंबर नौकागम्य राजमार्ग भी है। भारत के प्रमुख 5 जलमार्ग है, उसमें से एक जलमार्ग जो है वो हल्दिया का भी आएगा, हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, बताऊंगा मैं आपको। ये दोनों भरने हैं आपको पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ खास बंदरगाह है जो हमारे इस पाठ के अंदर है। बंदरगाह का मतलब क्या है? कि समुद्र के समीप के वो तटीय क्षेत्र जहां पर हम जहाजों द्वारा माल को उतारा व चढ़ाया जाता है, जहाजों की रिपेयरिंग की जाती है, वो ऐसे क्षेत्र हैं, उनको बंदरगाह या पतन कहा जाता है, समुद्री पतन। इसमें इसी बंदरगाह से कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कई बार उसमें पूछ लिया जाता है कि भारत के किन्हीं 2 जवारी बंदरगाहों के नाम बताइए। जवारी बंदरगाह, तो उसमें आप कोलकाता का नाम बता सकते हैं जवारी बंदरगाह के रूप में, विशाखापट्टनम का बता सकते हैं। विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे श्रेष्ठ बंदरगाहों में माना जाता है। कांडला है, आजादी के बाद सबसे पहले विकसित होने वाला बंदरगाह जो है वो कांडला, तो कांडला जो या ऐसे बोल रहे कि 2 प्राकृतिक बंदरगाह, तो मुंबई और विशाखापट्टनम, इन 2 का उल्लेख कर सकते हैं आप। पोतासरे भी पूछ लेते, कई बार पतन न लेकर वो लिखते पोतासरे क्या है, 2 प्रमुख पोतासरों के नाम, तो भी यही बताना है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रमुख हवाई पतन भी है, वो भी सुमेलित में पूछ लेते हैं कई बार। जैसे लास्ट को ये आया हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी सुमेलित में ही 2 नंबर में आएगा। उसमें अधिकतम 4 नाम ही दिए हुए होंगे आपको कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख हवाई पतन होंगे और दूसरी तरफ वही सेम चीज आपको राज्य का नाम बताना, ठीक है। नंबर 1 पहला हम बात करें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा से ही लेंगे। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ बनना है? दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी छोर पर सीमा पर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के। जैसे यहाँ की बात करें हम तो यहाँ हरियाणा है, तो आपको किस जगह पर इसको अंकित कर। उसके बाद नंबर 2 दूसरा जो अगर हम लें तो वो है जवाहरलाल नेहरू। कहाँ बनना है? मुंबई, महाराष्ट्र, बंदरगाह में भी बात की।
तीसरा जो प्रमुख है वो इसमें सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिख देता हूँ। इसको कहाँ दिखाना है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चौथा इसमें बताना है आपको मीनामकम, कहाँ दिखाना है? चेन्नई, तमिलनाडु में। एक पांचवा और है तिरुवनंतपुरम, कहाँ पर? केरल। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है राजस्थान सी हवाई अड्डा। राजस्थान सी लास्ट 2 ईयर शायद ये आए हुए हैं। कहाँ दिखाना है इसको? अमृतसर, पंजाब। इसके अलावा राजस्थान के भी 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसमें मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है सांगानेर का। सांगानेर कहाँ शो करना है आपको? राजस्थान में, वो भी कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। ठीक है। इसके अलावा 2 और प्रमुख अड्डे हैं राजस्थान के, वो दोनों भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो डबोक, ये कहाँ करोगे? अगर आ जाए सुमेलित में या मानचित्र में, उदयपुर। और एक है रातानाडा भरना है आपको, जोधपुर राजस्थान। ये राजस्थान के 3 प्रमुख है। कई बार 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रमुख हवाई पट्टियों के नाम बताइए, तो आपको ये तीनों नाम बताने हैं, जयपुर, डबोक और रातानाडा। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो है वो शॉर्ट नंबर का, वो पूछ लेते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक? दिल्ली से अमृतसर। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह पूछ ले एक और क्वेश्चन आपसे कि नौका गम्य राष्ट्रीय जलमार्ग, ये भी 1 नंबर की क्वेश्चन है। जलमार्ग नंबर 1 कहां से कहां तक है? तो ये आपको बताना है, नीचे लिखे, हल्दिया से इलाहाबाद तक। अब नाम चेंज कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है योगीनाथ ने, वापस प्राचीन। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर लगभग। ठीक है। और